आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। आज दुनिया भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में घुसे थे चीनी सैनिक, पुल भी किया था ध्वस्त। डीजीसीए ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में रेलवे में 2500 कर्मचारियों की नौकरी पर छटनी के बादल। लंदन की सड़कों पर पेट्रोल डीजल के लिए मारपीट, जॉनसन बोले हालात जल्द ही बेहतर होंगे। और पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में महिला प्रिंसिपल को सुनाई गई मौत की सजा। आइए देखते हैं अब कुछ खास खबरें। दुनिया भर में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य के शरीर का सबसे अहम अंगों में से एक है। अगर हृदय अपना काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। आज के समय में लगातार नई प्रकार की बीमारियों और हमारी खराब दिनचर्या के कारण सेहत पर खराब असर पड़ रहा है, जिससे हृदय को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे खान पान के कारण हृदय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी खराब दिनचर्या का भी होता है। अमूमन डॉक्टर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुबह के समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं तेल और फैट युक्त खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी चाहिए। वहीं आज के समय में बढ़ रहे खराब खान पान और धूम्रपान के मामले में दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। विश्व में तेजी से बढ़ रहे हृदय मरीजों के मामलों को देखते हुए WHO ने विश्व हृदय दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। विश्व हृदय दिवस का एकमात्र उद्देश्य हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए लोगों को जागरूकता पर ध्यान देना है। इसके जरिए हर साल कई देशों में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को हृदय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अली अनवर ने कहा कि धर्म आधारित जनगणना के साथ साथ जाति की भी जनगणना होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने सरकार का इस बात का भी विरोध किया कि जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम जाति के आधार पर जनगणना नहीं करा सकते। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास 35 करोड़ का बजट पहले से ही मौजूद है। इसी बजट में जाति आधारित जनगणना पूरी कराई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं करा सकते तो अपर क्लास की जाति की जनगणना करा लें। कार्यक्रम में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद ने भी अपने विचार रखे। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में तनातनी के बाद चीन ने अब उत्तराखंड में नापाक हरकत की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के 100 से अधिक जवान बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए थे। ये सैनिक उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये चीनी सैनिकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना 30 अगस्त की है। ये चीनी सैनिक भारत की सीमा से 5 किलोमीटर अंदर घुस आए थे और उनके पास 50 से अधिक घोड़े भी थे। इस घुसपैठ के कुछ घंटों के बाद उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र में चीनी सैनिक वापस लौट गए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तुनजुन लॉ के पास पार करने के बाद चीन के 100 से अधिक सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर पहुंच गए थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन सैनिकों ने लौटने से पहले इस क्षेत्र में स्थित एक पुल पर हमला करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया था। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जुमला घर में घुसकर मारेंगे, सच चीन हमारे देश में घुसकर मार रहा है। भारत के एक बड़े बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने कल लिखा था कि उत्तराखंड के बाराहोती में चीन की सेना ने एक पुल तोड़ा और फिर वापस लौट गए। भारत सरकार ने फिलहाल चीन की इस घुसपैठ की खबर के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 2566 बुजुर्ग रेलकर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बोर्ड के फरमान पर रेलवे प्रशासन ने 30 वर्ष की नौकरी और 55 साल की आयु पूरी कर चुके रेलकर्मियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल लखनऊ मंडल प्रशासन ने समीक्षा के लिए समस्त विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग विभाग के 359 रेलकर्मियों को चिन्हित कर सूची तैयार करने के लिए सभी सहायक मंडल इंजीनियर्स को पत्र लिख दिया गया है। अन्य 12 विभागों में भी रेलकर्मियों की सूची तैयार होने लगी है। रेलवे सुरक्षा बल के स्टाफ ऑफिसर ने भी वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को सूची तैयार करने के लिए निर्देशित कर दिया है। ये संख्या तो सिर्फ लखनऊ मंडल की है, जिसमें गोरखपुर जंक्शन भी शामिल है। वाराणसी और इज्जतनगर मंडल प्रशासन ने भी अपने सभी विभागों में रेलकर्मियों की समीक्षा की कवायद तेज कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के करीब 5000 रेलकर्मी जबरन सेवानिवृत्ति की जद में आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लगभग 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे। यूपी के सीएम ने कहा कि 2017 से पहले अफरा तफरी का माहौल था। परिजन अपनी बेटियों और बहनों के घर से बाहर निकलने से डरते थे। हमने सबसे पहले इस मुद्दे से निपटने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की। अपनी पहल के माध्यम से हमने कई लक्ष्य हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीनियर आईएएस ऑफिसर इफ्तिखारुद्दीन के सरकारी आवास पे बने वीडियो पर विवाद शुरू हो गया है। अब इस मामले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का समर्थन किया और यूपी सरकार पर सवाल उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के 6 साल पुराने वीडियो की जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है और ये उस समय का है जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी। ये धर्म के आधार पर जबरदस्त उत्पीड़न है। दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने कहा है कि यदि मानदंड ये है कि किसी भी अधिकारी को धार्मिक गतिविधि से नहीं जुड़ना चाहिए तो कार्यालयों में सभी धार्मिक प्रतीकों या छवियों के उपयोग पर रोक लगाएं। यदि घर में आस्था की चर्चा करना अपराध है तो सार्वजनिक धार्मिक उत्सव में भाग लेने वाले किसी भी अधिकारी को दंडित करें। दोहरा मानदंड क्यों? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमानों पर प्रतिबंध को 1 महीने यानी 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के आधार पर चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 27 देशों के साथ हवाई बबल समझौते किए हैं। 2 देशों के बीच एक एयर बबल पैक्ट के तहत उनकी एयरलाइनों द्वारा उनके क्षेत्रों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। आपको बता दें कि इसके तहत हवाई यात्रा के लिए 2 देशों के बीच करार किया जाता है। 2 देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है, तो उसे एयर बबल कहते हैं, ताकि हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। ब्रिटेन में फ्यूल क्राइसिस आ खड़ा हुआ है। इस वजह से देश के कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो चुका है। लंदन की सड़कों पर पेट्रोल डीजल के लिए मारपीट हो रही है। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मुसीबत बड़ी हो गई है। इस बीच यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को ब्रिटेन की जनता को आश्वासन करने की कोशिश की, लेकिन कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि उनकी सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने में कुछ समय लगेगा। जॉनसन की सरकार ने गैसोलीन का वितरण करने और फ्यूल क्राइसिस को कम करने में मदद करने के लिए सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। ये संकट ट्रक चालकों की कमी की वजह से उत्पन्न हुआ है और सैकड़ों ईंधन स्टेशन में गैस खत्म हो गई है। लोगों को गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। जॉनसन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अब हम स्थिति में सुधार देख रहे हैं, स्थिति स्थिर हो रही है। लोगों को आश्वस्त होना चाहिए और सामान्य तरीके से अपने व्यवसाय पर जाना चाहिए। पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि इस बात की शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि ईंधन संकट समाप्त हो रहा है। यूके इस समय सबसे बड़े ईंधन संकट का सामना करने को मजबूर है। पाकिस्तान में एक महिला को ईश निंदा के आरोप में सजाए मौत सुनाई गई है। महिला स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है और उसने खुद को इस्लाम का अगला पैगंबर बताया था। लाहौर के सेशंस कोर्ट ने सोमवार को सलमा तनवीर नाम की महिला पर $29 का जुर्माना लगाया और मौत की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि सलमा ने पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का आखिरी मोहम्मद मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उसे यह सजा दी जा रही है। दरअसल लाहौर पुलिस ने साल 2013 में सलमा तनवीर पर यह केस दर्ज किया था जब महिला पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि महिला के वकील की ओर से कोर्ट में दावा किया गया है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ऐसे में किसी तरह की सजा ना दी जाए। लेकिन जब अदालत में मेंटल रिपोर्ट पेश की गई तब यह साबित हुआ कि महिला पूरी तरह से फिट है और उसे किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर काफी सख्त कानून है। सन 1987 से लेकर अब तक इन कानूनों के तहत करीब 1,500 लोगों को सजा हो चुकी है। अगर किसी पर ईश निंदा का आरोप लगता है तो अधिकतर मामलों में वकील ऐसा केस नहीं लेते।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24।